नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 2 से एक कहानी जिसका नाम है लखनवी अंदाज और इसके लेखक हैं यशपाल। तो यहाँ पर यशपाल ने जो खुद उन पर बीती हुई घटना है उसको कहानी का रूप दिया है और एक्चुअल में उन्होंने यह साबित करने के लिए ये कहानी लिखी कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। तो ये साबित करने के लिए कथ्य का अर्थ होता है थीम, मतलब वो ये बताना चाहते हैं कि बिना थीम के हम कहानी नहीं लिख सकते, लेकिन एक स्वतंत्र रचना के रूप में उस कहानी को हम पढ़ सकते हैं। और इस कहानी में उन्होंने पतनशील सामंती वर्ग पर भी व्यंग कसा है। सामंती वर्ग जो ये नवाब होते हैं, जो जिनकी मतलब जो एक्चुअल में अब नवाब नहीं रह गए हैं, बट उनकी नवाबियत अभी तक गई नहीं है, वो अपने आप को नवाब ही मानते हैं और वो इसे अपनी नवाबियत साबित करने के लिए अपना भी बड़े से बड़ा नुकसान कर लेते हैं। मतलब अपने आप को बड़ा साबित करना, बड़ा दिखाना ही उनका उद्देश्य होता है। तो ये उसी सामंती वर्ग पर इस कहानी में कटाक्ष करते हैं। तो अब हम इस कहानी की ओर चलते हैं जिसका नाम है लखनवी अंदाज। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। मुफस्सिल मुफस्सिल क्या होता है? केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द का स्थान। मतलब ये जो पैसेंजर ट्रेन होती है, जो मेन जो केंद्रस्थ सेंटर में जो नगर होता है उसके चारों ओर चलती है, तो वो ट्रेन क्या है, सीटी दे रही थी क्योंकि वो चलने वाली थी। तो लेखक कहते हैं कि वो उन्होंने भी सेकंड क्लास का टिकट लिया। सेकंड क्लास का टिकट क्यों लिया? क्योंकि लेखक थे वो, उन्हें एकांत पसंद था। वो चाहते थे कि वो खिड़की में बैठे और बाहर प्राकृतिक दृश्यों को देखकर कोई नई कहानी बनाए। ये सोचकर उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट ले लिया। अब जैसे ही गाड़ी छूटी और वे सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर उसमें चढ़ गए। अब क्या होता है, जैसा कि उन्होंने अनुमान लगाया था कि वो डिब्बा बिल्कुल खाली होगा, तो उनका अनुमान गलत निकला। उस डिब्बे में एक लखनऊ के जो नवाब थे, नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारकर बैठे थे। इस कहानी में सफेद पोश शब्द जो है वो कई बार आता है। तो सफेद पोश का अर्थ होता है भद्र व्यक्ति, भला मानुष या सज्जन व्यक्ति। तो वो देखने में लगते थे जैसे वो लखनऊ की नवाबी नस्ल के हों, मतलब उनसे संबंधित हों। वो बहुत सुविधा से बैठे थे। तो जैसे होता है ना, हम कुछ और सोचकर कुछ करते हैं और हमारी इच्छा के प्रतिकूल जब कुछ होता है तो हमें एक बहुत ही असुविधा सी महसूस होती है। सेम चीज लेखक के साथ हुई। उन्हें लगा कि मैं तो एकांत सोचकर ये डिब्बे में चढ़ा था, पर यहाँ पे तो पहले से ही कोई है। तो वहां पर उन्होंने देखा कि उन नवाब के सामने, नवाब जैसे दिखने वाले व्यक्ति के सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे हुए थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सेम हालत डिब्बे में पहले से बैठे हुए व्यक्ति की थी। जैसे ही लेखक उसमें चढ़े, मतलब उसे भी बुरा लगा। उसे क्यों बुरा लगा? कि उसके एकांत में दखल हो गया। अभी तक वो बहुत आराम से बैठा था। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो, या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। तो लेखक ने अंदाजा लगाया, जैसे कि लेखक जो होता है ना, वो तुरंत किसी भी चीज की कल्पना कर लेता है, ये क्वालिटी उसमें होती है। तो उन्होंने अंदाज लगाया कि हो सकता है ये भी कुछ लिख रहे हों, तो एकांत पसंद कर रहे हों और हमारे आने से चिंतित हो गए हों, या फिर खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु मतलब सस्ती वस्तु। तो एक नवाबी नस्ल का इंसान किसी के सामने खीरा कैसे खाए, ये सोच के वो शर्मिंदा हो। तो नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। लेखक कहते हैं कि नवाब साहब ने बिल्कुल भी उनमें इंटरेस्ट नहीं लिया, न ही आगे बढ़ने की कोशिश की। जब ऐसा हुआ तो लेखक भी अपने ईगो में बैठ गए। अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उन्होंने भी नवाब की ओर नहीं देखा और सामने खिड़की की ओर देखने लगे। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। यहाँ पर लेखक अपनी आदत के बारे में कह रहे हैं कि वो जब भी खाली होते हैं वो कुछ ना कुछ कल्पना या इमेजिन करने लगते हैं। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मेरे इस डिब्बे में आने से नवाब साहब ने इतनी असुविधा क्यों महसूस की होगी, इस चीज का वो कारण ढूंढने लगे। तो वो अपने ही मन में इसका कारण बनाने लगे। वो सोचते हैं
कि हो सकता है कि नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट लिया हो। वो बिल्कुल अकेले यात्रा करना चाहते हो, इसलिए उन्होंने ये सेकंड क्लास का टिकट लिया हो। और अब उनको ये चीज मतलब अखर रही हो या महसूस मतलब गलत महसूस हो रही हो कि शहर का कोई भी सफेद पोश या सज्जन व्यक्ति उनको इस सेकंड क्लास में सफर करता देखे। भाई ये तो उनके नवाबीपन के खिलाफ होगा। तो हो सकता है इसलिए वो इतना ज्यादा अपने आप को असहज महसूस कर रहे हों। या फिर ये भी हो सकता है कि जो सफर काटने के लिए उन्होंने खीरे खरीदे हों, अब वो मेरे सामने खाने में सकुचाते हों कि भाई खीरा खाना नवाबी शान के खिलाफ है, वो कैसे खीरा खाएं किसी के सामने। तो ये सब लेखक अपने मन में सोच रहे हैं। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। अब दो व्यक्ति एक ही डिब्बे में बैठे हैं, दोनों बोल नहीं रहे आपस में। तो ये बात है कि वो कनखियों से मतलब तिरछी नजरों से देख रहे थे, मतलब ध्यान लेखक का नवाब साहब पर ही था और नवाब साहब भी अब थोड़ा सा स्थिति को सहज करने की कोशिश कर रहे थे। तो अब नवाब साहब ने ही लेखक से कहा, आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे, मतलब क्या आप खीरा खाएंगे। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन मुझे अच्छा नहीं लगा। भांप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया किबला, शौक फरमाया। लेखक कहते हैं कि पहले तो उन्होंने मेरी ओर देखा नहीं, मुझे इग्नोर किया और अब खीरा ऑफर कर रहे हैं। तो नवाब साहब लेखक ने बिल्कुल मना कर दिया। अपना आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए लेखक ने कहा कि आप लीजिए। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। जब लेखक ने मना किया तो नवाब साहब ने सोचा होगा शायद कि अब मैं ही ले लेता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, लोटा उठाया, सीट के नीचे से लोटा उठाया और खीरे को खिड़की से बाहर धोया, धीरे से तौलिए से पोंछा, जेब से चाकू निकालकर बहुत ही एहतियात से उनके सिर को काटकर गोद कर झाग निकाला, जो कि जिसे हम जहर निकालना कहते हैं। और फिर बहुत ही एहतियात से काटकर मतलब सावधानी से, एहतियात से सावधानी से काटकर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। खीरे की फांकों को करीने से मतलब बहुत सलीके से तौलिए पर सजाते गए। मतलब यहाँ पर भी उनका लखनवी अंदाज झलक रहा था। ऐसे तो एक खीरा काटना एक बहुत मामूली सी बात है, पर जिस एहतियात से, जिस सावधानी और नजाकत से नवाब साहब ने खीरा काटा धोकर, उसको उसका वर्णन लेखक ने यहाँ पर बहुत अच्छी तरह किया है। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पीसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। मतलब वो खीरे के साथ लाल मिर्च और नमक की पुड़िया देते हैं। तो उन फाकों के ऊपर नवाब साहब ने बहुत ही करीने से नमक भी छिड़का जिसमें लाल मिर्च मिली हुई थी और उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। मतलब उनके मुंह में पानी आ रहा था। प्लावित होना मतलब पानी आना, और स्फुरण का अर्थ होता है फड़कना। मतलब जिस प्रकार से उनके जबड़े फड़क रहे थे ये सब काम करते समय, खीरा काटते समय, उस पर लाल मिर्च डालते समय, तो उनके मुंह में पानी आ रहा था। मतलब उनकी खीरा खाने की बहुत ज्यादा इच्छा थी। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नजरों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। अब लेखक अभी भी कनखियों से देख रहे हैं इनको, नवाब साहब को, और सोच रहे हैं कि अभी तो बड़े नवाब बन रहे थे, अब खीरा खाने चले हैं। तो नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। अब होता है ना, सामने हमारे कोई बैठा है और हमें अकेले खाने में बड़ी झिझक होती है। तो नवाब साहब ने फिर से कहा कि आप खीरा लीजिए, ये वहां का बहुत फेमस खीरा है, बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था। मतलब नवाब साहब ने उन खीरे की फांकों को इतना सुंदर रूप दिया था, ताजा खीरा था और उनके खुद के मुंह में पानी आ रहा था, तो लेखक के मुंह में भी पानी आ रहा था। पनियाती फांके मतलब रस से भरी हुई फांके। लेकिन अब वो पहले इनकार कर चुके थे कि मुझे खीरा नहीं खाना। अब उनका भी कोई आत्मसम्मान था तो उन्होंने फिर से खीरा खाना मना कर दिया।
तो उन्होंने कहा कि शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मतलब इच्छा नहीं हो रही खीरा खाने की। मैदा भी जरा कमजोर है। मैदा मतलब आमाशय या पेट, मतलब पेट भी मेरा कमजोर है। उन्होंने बहाना बना दिया। किबला शौक फरमाए, मतलब आप लीजिए। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। अब लेखक ने जब फिर से मना कर दिया, नवाब साहब का मन था खीरा खाने का। उन्होंने फिर से खीरे की फांकों को देखा, लेकिन यहाँ पर अब उनकी फिर से नवाबियत सामने आ गई। खिड़की के बाहर देखकर उन्होंने एक बड़ी लंबी गहरी सांस ली। फिर खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए, फांक को सूंघा। स्वाद के आनंद में पलके मूंद गई। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। मतलब सूंघ के वो तृप्त हो गए। जो पानी उनके मुंह में आ गया था वो नीचे उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। मतलब अपनी नवाबियत बनाए रखने के लिए, अपना सम्मान दिखाने के लिए, अपना बड़प्पन दिखाने के लिए उन्होंने अपने जीभ के स्वाद को छोड़ दिया, खीरे को खिड़की से बाहर छोड़ दिया, अपना नुकसान कर लिया, लेकिन अपने आप को नवाब साबित किया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की से बाहर फेंकते गए। इच्छा इतनी थी कि हर फांक को उन्होंने सूंघ सूंघ कर फेंका, मतलब वो सूंघ के तृप्त हो रहे थे और बाहर छोड़ दे रहे थे। फिर जब उन्होंने सारी फांकें बाहर फेंक दी, तो उन्होंने तौलिए से हाथ पोंछा और होठ पोंछा और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो यह है खानदानी रईसों का तरीका। मतलब वो जीत गए, उनकी नवाबियत जीत गई। वो किसी और व्यक्ति के सामने खीरा उन्होंने नहीं खाया, भले ही उनकी कितनी भी ज्यादा इच्छा हुई, पर उन्होंने खीरा नहीं खाया। मतलब उनका जो लखनवी अंदाज था, नवाबों का जो अंदाज था, उन्होंने कायम रखा और इसके लिए उन्होंने अपना नुकसान कर लिया, जिसका उन्हें कोई अफसोस नहीं था। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। तो क्या होता है, अब वो जैसे कोई बड़ा काम निपटा के हम लेटते हैं, वैसे नवाब साहब ने जब खीरे बाहर फेंक दिए तो उसी मुद्रा में वो लेट गए, जैसे उन्होंने अभी कोई बहुत बड़ा काम किया हो। लेखक कहते हैं कि अब हमें भी उनके सम्मान में, तस्लीम मतलब सम्मान, सिर खम कर लेना मतलब सर झुकाना। लेखक कहते हैं कि हमें उनके सम्मान में सर झुकाना पड़ गया कि यह है खानदानी तहजीब। तहजीब मतलब शिष्टता, नफासत और नजाकत। नफासत मतलब स्वच्छता और नजाकत कोमलता। ये सारी तीनों चीजें उन्होंने नवाब साहब के अंदर देख ली और इसलिए उन्हें भी सम्मान में सिर झुकाना पड़ा कि बंदे ने वो खीरा बाहर फेंक दिया पर खाया नहीं। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को, खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की भी तृप्ति हो सकती है? ये बात लेखक के मन में आती है कि जो खीरे को सूंघकर नवाब साहब के चेहरे पर संतुष्टि दिखी, तो ये हो सकता है संतुष्टि पाने का सूक्ष्म तरीका हो। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है सूक्ष्म, महीन, बारीक, तो ये हो सकता है। नफीस का अर्थ होता है बढ़िया, बहुत अच्छा। तो ये बहुत अच्छा एक तरीका था तृप्त होने का। लेकिन लेखक सोचते हैं कि क्या इससे पेट भी भर सकता है, उदर की तृप्ति भी हो सकती है। तो उन्होंने देखा कि नवाब साहब जब लेटे तो उन्होंने डकार ली। डकार लेने का अर्थ होता है पेट भर जाना। जब किसी का पेट भरता है तभी वो डकार लेता है। तो अब लेखक को ये बात भी मालूम हो गई कि इससे नवाब साहब ने उदर की तृप्ति भी कर ली, अर्थात उनका पेट भी भर गया, ऐसा उन्होंने सोच लिया। और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद, मैदे पर बोझ डाल देता है। शकील का अर्थ होता है आसानी से न पचने वाला, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। मैदा जैसे कि पहले बताया है आमाशय या पेट, पेट पर बोझ डाल देता है, अर्थात पेट के लिए भारी होता है। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। किनको कहा गया है? नवाब साहब को। मतलब लेखक ने कहा है कि ये नवाब साहब मेरे लिए नई कहानी के लेखक हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरह खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से इनका पेट भर गया या इन्हें डकार आ गई,
तो वो कहते हैं कि क्या बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी नहीं लिखी जा सकती? लेखक कहते हैं क्यों नहीं लिखी जा सकती, और उन्होंने ये कहानी लिखी भी, जो कि एक स्वतंत्र घटना के रूप में पढ़ी जा रही है। तो ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।